अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटे कल का रिव्यू दे दूं? बिल्कुल दे देता हूँ। चलें, कल मेरे ख्याल से क्लास अचानक खत्म हुई थी, तो इसीलिए जो है वो थोड़ा सा पुराना लेके चलते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। अच्छा, कल हम लोगों ने शुरू किया था क्रिस्टल को, कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था यूनिट सेल क्या होते हैं। यूनिट सेल, उसके बाद फिर हमने क्रिस्टल लैटिस की बात की थी। तो मैंने आप लोगों को कल ये बात बताई थी भाई कि यूनिट सेल होता क्या है। यूनिट सेल होता है कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि मैं एक घर बना रहा हूँ और घर बनाने के लिए मुझे सबसे पहले यूनिट सेल क्या चाहिए भाई? ब्लॉक। इसी तरह अगर मैं अपनी बात करूँ, एक इंसान की बात करूँ, एक ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूँ, तो हमारा यूनिट सेल हमारा क्या है? सेल। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से देन ह्यूमन बीइंग। तो इसी तरह से अगर एक क्रिस्टल बनता है तो क्रिस्टल कब बनता है? जब एक यूनिट सेल मिले। अब बहुत सारे यूनिट सेल मिलते हैं ना, तब जाकर बनता है एक क्रिस्टल सिस्टम। फिर मैंने आपको ये बताया कि एक यूनिट सेल के पास दो चीजें हैं, एंगल और एक्सिस। एक यूनिट सेल के पास दो चीजें होती हैं, क्या क्या? एक्सिस और एंगल्स होते हैं। तीन एक्सिस होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपने घर में जो है वो ऊपर छत पे देखें, छत पर कोना पकड़ लें, चार कोने होंगे, कोई एक कोना पकड़ लिया आपने भाई। अब इस कोने से देखो तीन लाइंस जा रही हैं, दो तो छत पे ही जा रही है और एक नीचे आ रही है, तो तीन साइड्स हैं। तो इसका मतलब एक साइड ए, एक बी और एक सी। इसी तरह एंगल्स भी तीन होंगे, एक एंगल छत पे बन रहा होगा, एक एक दीवार के साथ बनेगा और एक दूसरी दीवार के साथ बनेगा। तो हमारे पास तीन एंगल बन रहे हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो हमारे पास एंगल्स भी हो गए और एक्सिस भी हो गए। इन्हीं एंगल और एक्सिस की बेसिस पर, इन्हीं एंगल और एक्सिस की बेसिस पर मैंने देखा यहाँ पे ये बनाया भी था कि भाई एक से ज्यादा जब क्रिस्टल बनेंगे, मिलेंगे यूनिट सेल, तो वो क्या बना लेंगे? क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे। और मैंने डेफिनेशन भी लिखी थी, द एरे ऑफ पॉइंट। एरे का मतलब तरतीब से, representing atoms, ions and molecules of crystal arranged at different corner in three-dimensional network is called crystal lattice। फिर क्रिस्टल लैटिस बेस्ड करते हैं, सात टाइप के हैं, और वो बेस किस पे कर रहे हैं भाई? वो बेस कर रहे हैं एक्सिस और एंगल्स पर। फिर मैंने जो है वो आप लोगों को एक यहाँ पर दिखाई, शायद कहाँ चला गया, ये रहा, कि भाई सात क्रिस्टल सिस्टम है। शायद आप लोगों ने लिख लिए होंगे कि भाई सात क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल या रोम्बोहीड्रल, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। मैंने आप लोगों को ये दिखाए भी थे, ये जरा सुतरे से गिने, कि मैंने आप लोगों को ये दिखाया भी था कि भाई देख लें आप लोग। अच्छा जी, फिर और नीचे आता हूँ तो ये और बेहतर। फिर मैंने यहाँ इनके लिख दिए एक्सेस और एंगल्स, कि कौन से सिस्टम के क्या एक्सेस होते हैं और क्या एंगल्स होते हैं। मगर मैं इससे बेहतर है कि आपको हर सिस्टम अलग दिखाऊं। ये देखे ना क्यूबिक, तो आपने कल यहां तक तो लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं लिखा है तो लिख ले। सर आपने भेजा ही नहीं था। तो यार तो याद दिला दिया करो ना भाई, क्योंकि कंटिन्यूअस क्लासेस होती है ना, यहाँ एक क्लास खत्म हुई दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी शुरू हो जाती है, तो वो उसमें टाइम ही नहीं मिलता कि मैं भेज पाता उसी दौरान। तो फिर घर जाके तो भाई याद नहीं रहता। लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो भाई, या एक पेज छोड़ दो चलो। ये वैसे एक पेज का तो नहीं है, अगर आप लिखने बैठोगे तो ये डेफिनेशन तीन लाइंस में आ जाएगी और सात, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 10 लाइंस इनफ होंगी। 10 की जगह 12 छोड़ दो भाई।
ठीक है, 12 लाइंस छोड़ दो। आज मैं ये पूरी फाइल भी भेज दूंगा। अच्छा जी, इस फाइल में कुछ गलतियां हैं जो मैंने अभी तक ठीक नहीं की हैं, मैंने बनाते हुए जो है उन्हें गौर नहीं किया था, बट वो मैं गलतियां आपको भी यहाँ सही करवा दूंगा। आप हेडिंग बनाओ क्यूबिक सिस्टम की। क्यूबिक सिस्टम की हेडिंग बनाओ। हेडिंग बनाने के बाद आप ये जो 2 पॉइंट लिखे ना, ये एज इट इज कॉपी कर लो कि क्यूबिक सिस्टम में तीनों एक्सिस आपस में बराबर होते हैं, यानी ए बराबर है बी के और बी बराबर होगा सी के। यानी फॉर एग्जांपल अगर ए 5 सेंटीमीटर का है तो बी भी 5 सेंटीमीटर का होगा और सी भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा, तो वो सिस्टम क्यूबिक होगा। यानी एक क्यूब आपने देखा ही होगा ना, क्यूब किस शेप का होता है। क्यूब की एग्जाम्पल मैं आपको कैसे दूं? परफेक्ट क्यूब आपने कहाँ देखा होगा? कोई डेली लाइफ एग्जाम्पल भाई। आइस क्यूब नहीं बोल देना, क्योंकि आइस क्यूब जो है ना वो कभी कभी रेक्टेंगुलर भी होती है। एक क्यूबिकल आता है वो जिससे वो कलर्स वगैरह मैच करके उसको दोबारा से सही करना होता है, क्या कहते हैं उसको, नाम भूल गया मैं उसका। रूबिक्स क्यूब। हाँ, रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब क्यूब शेप का एक वही परफेक्ट है। ठीक है जी, रूबिक्स क्यूब बिल्कुल। तो रूबिक क्यूब जो है वो हमारा क्यूब शेप का है ना, तो हर साइड बराबर और हर एंगल 90 का। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर है, हर एंगल 90 का है, यानी अल्फा भी 90 का, बीटा भी 90 का और गामा भी 90 का। तो क्यूबिक सिस्टम ऐसा है, और याद करने का भी थोड़ा आसान हो गया भाई। क्यूबिक है जिसमें तीनों साइड्स बराबर है, तीनों एंगल 90 के। अच्छा, इसका सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने ही है। बाकी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एग्जाम्पल्स में कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। NaCl, जिंक सल्फाइड, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, डायमंड। ठीक है, और भी बहुत होंगे। डायमंड मिटा रहा हूँ मैं, डायमंड मुझे डाउट होता है, डायमंड में एंगल चेंज हो जाता है भाई, 109.8 होता है। आप ये 3 लिख लो, काफी है, ये 4 लिख लो। एग्जाम्पल लाजिम लिखना, क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो अभी आगे काम आएंगी, इसीलिए कह रहा हूँ एग्जाम्पल लिखना। लिख लिया भाई? हाँ, डायमंड है बुक में, पता है मुझे, बट डायमंड में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाता है ना, तो टेट्राहेड्रल में फिर हर कार्बन के दरमियान एंगल ना 109.5 का होता है, तो इसलिए मैं डाउट में रहता हूँ। 90 का एंगल नहीं होता भाई। अच्छा जी, अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी टेट्रागोनल की। हाँ जी, मैं ओवरराइट करके ही इसको सेव करूंगा, पीडीएफ को डन कर दूंगा आखिर में। टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल में भाई 2 साइड्स बराबर होती हैं और एक डिफरेंट होती है। आप देख लो शेप में, खुद अंदाजा कर लो ना कि क्यूबिक, और मैं अगर इसको छोटा करके दिखाना चाहूँ, ये और छोटा नहीं हो रहा भाई। अच्छा, अब देख लो कि क्यूबिक में और टेट्रागोनल में साइज का फर्क है, एक साइड का फर्क है। उस एक साइड की वजह से इसका शेप चेंज हो गया, और वो साइड कौन सी मुझे लग रही है? छोटी बीच वाली, जिसकी वजह से थोड़ा सा पतला हो गया। ठीक है, तो इसके 2 एक्सेस इक्वल हैं और एक अनइक्वल है। 2 एक्सेस आर इक्वल एंड द थर्ड एक्सेस इज नॉट इक्वल। यानी कैसे लिखा हमने? ए बराबर है बी के, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। यानी हो सकता है कि ए 10 सेंटीमीटर का है, बी भी 10 सेंटीमीटर का है,
बट सी जो है वो 7 सेंटीमीटर का। अगर बी सी भी 10 का होता तो क्यूबिक हो जाता ना। और एंगल तीनों 90 के परपेंडिकुलर है। इसकी भी एग्जांपल्स मैं लिख दूं यहाँ पर। हाँ कह ले, वाई एक्सिस कह ले। एक्सिस तो आपकी मर्जी है ना, आप जिसको चाहे एक्सिस बना लें, जो बना लें। SnO2 कहलाता है टिन ऑक्साइड। PaSO4 कहलाता है हमारा बेरियम सल्फेट। लिख लिया होगा, नीचे जा रहा हूं मैं। ऑर्थोरोम्बिक जिंक, ये हो जाएगा टिन ऑक्साइड। SnO2 है टिन ऑक्साइड और PaSO4 है बेरियम सल्फेट। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में तीनों साइड्स अनइक्वल होंगी, एंगल तीनों 90 के होंगे। आप लोग ये कॉपी करें जब तक मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं। FeSO4 आयरन सल्फेट, ZnSO4 KNO3 रोम्बिक सल्फर। हाँ भाई कर लिया कॉपी। दिखने में ना सब एक जैसे ही लग रहे होते हैं, जब तक हमें इनके एंगल और एक्सिस ना पता हो हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है। ट्राइगोनल सिस्टम, ट्राइगोनल सिस्टम को हम एक और नाम कहते हैं ना, रोम्बोहीड्रल भी कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा, इसको हम रोम्बोहीड्रल भी कहते हैं। इसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर है। ठीक है, तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। इसके दो एंगल 90 के हैं और एक ग्रेटर देन 90 होता है। अब यहाँ एंगल का फर्क आ जाता है, साइड्स दोनों चारों सेम, तीनों सेम है, तो ये बात भी लिख लो भाई। ये वाली बात मैं जरा, एक मिनट रुकना बेटे, एक मिनट, आप ऊपर वाली बात लिख लो, ये वाली बात मैं आपकी चेंज कराता हूँ।
ये वाली बात ये नहीं लिखना भाई। यहाँ कहानी कुछ और है। ये जो टर्म लिखी है अल्फा बीटा गैमा इज नॉट इक्वल टू 90, इसका मतलब ये है कि सारे एंगल 90 के नहीं है। अब इसका क्या मकसद है मैं वो पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग यहीं से लिख लें कि ये वाला पॉइंट काट के, यही गलतियां मुझसे हुई हैं जो मैंने उठा उठा के कॉपी पेस्ट किया था ना, तो वो मैंने उसको और नहीं किया। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल बट more than 90 degree and less than 120 डिग्री। फिर ये बात आ जाएगी दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गैमा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। बेटे मैंने बात को अपने चेंज किया ना अभी के, कोई एक भी नहीं है, ये बात ही गलत लिखी हुई है यहाँ मैंने। इसको होना इस तरीके से चाहिए कि सारे एंगल आपस में बराबर हैं बट 90 से बड़े हैं और 120 से छोटे हैं। अब ये हो सकता है 91 हो, 92 हो, 93 हो, 94 हो, क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना भाई, तीनों एंगल्स हो सकते हैं आपस में बराबर। 360 प्लस होना चाहिए टोटल, 360 तो नहीं हो पा रहा होता, मगर खैर सारे एंगल आपस में बराबर हो सकते हैं। जब 90 90 90 बराबर हो सकता है तो बाकी एंगल भी से हो सकते हैं ना बराबर। देखो टर्म मैंने बात लिखी क्या है, ऑल एंगल्स आर इक्वल बट मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 120 डिग्री, यानी 90 और 120 के दरमियान में। 95 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 99 भी हो सकते हैं, 104 भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो बट तीनों आपस में बराबर हो, यानी सारे 104 के होंगे या सारे 109.5 के होंगे या सारे जो है वो। ठीक है भाई। अच्छा जी, इसकी एग्जाम्पल बहुत अच्छा याद दिलाया वाइस भाई आपने कि इसकी एग्जाम्पल्स लिख दूं मैं। इसकी एग्जाम्पल में है हमारे पास AgNO3 KNO3 आइस एक्सेट्रा। हाँ जी लिख लिया आप लोगों ने। हेक्सागोनल पे आ जाऊं। हेक्सागोनल में हमारे पास भाई क्या है, दो साइड्स बराबर हैं, एक डिफरेंट है, दो एंगल 90 के हैं, एक एंगल 120 का है। टू एक्सेस आर इक्वल एंड वन इज डिफरेंट, यानी A is equal to B is not equal to C. Two angles are of 90 degree and one is 120 degree. यानी हो सकता है अल्फा बीटा 90 के हो और गैमा 120 का हो। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा गैमा 90 के हो और बीटा 120 का हो। ठीक है,
मकसद इनका ये कि कोई एक एंगल 120 का होगा और कोई दो एंगल 90 के होंगे। हम लोगों ने एक कन्वेंशन बना लिए कि भाई हमेशा ऐसा ही होगा कि अल्फा बीटा 90 के होंगे और गैमा 120 का होगा। इसकी एग्जांपल अगर मैं लिख दूं तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आएगा ग्रेफाइट। अच्छा जी, इसके अलावा आएगा स्नोफ्लेक्स। देखिए भाई, स्नोफ्लेक्स नाम सुना है? बर्फबारी जब होती है तो वो जो एक स्नोफ्लेक बनता है ना, एक पत्ते टाइप का, उसका भी शेप हेक्सागोनल होता है। इसके अलावा क्वार्ट्स, क्वार्ट्स ना SiO2 को कहते हैं। जी बिल्कुल यही, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जो भेजा है बिल्कुल यही है, स्नोफ्लेक। ये हमारे इमोजी में भी होते हैं भाई, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह पर। कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं कैल्साइट। कैल्साइट जो है ना, वो एक हमारा ओर है, ठीक है? कैल्शियम की ओर है कैल्साइट। फॉर्मूला होता है CaCO3। लिख लिया भाई? क्वार्ट्स, बेटा क्वार्ट्स मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। क्वार्ट्स ना एक ग्लास की टाइप है, ठीक है, जो बनाई जाती है SiO2 से। क्वार्ट्स जैसे अक्सर ऐसा होता, लिखा हुआ होता है, घड़ी हमारी जो वॉचेस आती है ना, तो लिखा होता है क्वार्ट्स ग्लास। क्वार्ट्स ग्लास बनता है ज्यादातर गाड़ियों के लिए। गाड़ियों की हेडलाइट्स बनती हैं, गाड़ियों की विंड स्क्रीन्स बनती हैं, जो हमारी फ्रंट स्क्रीन या रेयर वेल, जो रेयर स्क्रीन होती है हमारी गाड़ियों में, वो साइड के मिरर्स जो होते हैं, शीशे जो हम बंद खोल रहे होते हैं, तो ये ज्यादातर, यानी जितनी क्वार्ट्स थोड़ा एक महंगा शीशा है देखा जाए तो क्वार्ट्स। तो क्वार्ट्स एक ग्लास की टाइप है जो सिलिक SiO2 से बनाई जाती है। अच्छा, अब आपके जहन में होगा कल मैंने आपको बताया ग्लास अमॉर्फस होता है, बट ग्लास की जो क्वार्ट्स टाइप है ना, ये हमारी जो है वो क्रिस्टलाइन है, यानी वो बनी SiO2 से। इस वजह से, क्योंकि SiO2 का एक फिक्स शेप है, जिसकी वजह से क्वार्ट्स का एक फिक्स शेप होता है। मोनोक्लिनिक सिस्टम भाई क्या है? मोनोक्लिनिक सिस्टम में तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, इसके दो एंगल 90 के हैं, अल्फा और गैमा। बीटा जो है वो 90 का नहीं होता। इसकी मैं जब तक आप एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप ऊपर वाली बात कॉपी कर लो। CuSO4 Na2CO3 मोनोक्लिनिक सल्फर। बेटे पेपर में ये टाइप या तो MCQs में आ जाती है, वरना एक बार लॉन्ग में आई थी कि भाई आप बताएं कि उन्होंने एक्सेस दे दी है, उन्होंने एक्सेस दे दिया कि अल्फा बीटा गैमा तीनों 90 के हैं और A B और C तीनों बराबर हैं, बताएं कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है। फिर उन्होंने बनाने को भी दिया था क्यूबिक। क्यूबिक सिस्टम बनाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? इसी तरह से इन्होंने एक और सिस्टम दिया था टेट्रागोनल में, जिसमें एक साइड अनइक्वल होती है, वो वाला। दो साइड्स बराबर, तीनों एंगल 90 के।
हाँ जी, रिड्यूस सिलेबस में है ये। एक तो मसला सारा ये कि रिड्यूस सिलेबस है नहीं आप लोगों के पास ना। रिड्यूस सिलेबस में आप लोगों को, मेरे पास एक और कोचिंग का बना हुआ रखा हुआ है। मसला ये कि मैं उस कोचिंग के नाम से आप लोगों को दे नहीं सकता। मैंने यहाँ दे दिया था इन लोगों को कि भाई आप लोग अपना कोचिंग का नाम लगा के दे दें, बट उन्होंने अभी तक जो है वो उसको फाइनलाइज नहीं किया है। तो वो इंशाल्लाह आपको दे देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। मैंने तो रिड्यूस सिलेबस जब आया था तभी केमिस्ट्री को अलग कर दिया था, उसके टॉपिक्स लिख दिए थे कि भाई ये टॉपिक आएगा रिड्यूस सिलेबस में, ताकि आपके लिए आसानी हो गई, भाई हमने तैयारी करनी क्या। अच्छा, एक और बात सुन ले कल के लिए। कल के लिए एक बात ये कि कल आप लोगों को कोचिंग आना है केमिस्ट्री की टाइमिंग में, ठीक है जी। कल मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह कोचिंग में हम। अच्छा जी, जिसके जो मसले मसाइल हो वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात और सुन ले भाई, इससे पहले सेकेंड ईयर में भी मैंने ये बात की कि मेरा मकसद कॉपी चेक करना नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद कॉपी चेक करना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्लास नहीं होगी कल केमिस्ट्री की, कल हम कोचिंग में मिलेंगे। जिसके जो सवालात हो, जिसकी कोई क्यूरी हो, किसी चीज़ में कोई मसला हो, ऑनलाइन क्लास में मेरी ऑनलाइन पढ़ाते हुए मेरी अगर कोई लैक है, मेरी कोई कमी हो रही है कि भाई सर इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे कर ले तो हो सकता है थोड़ा बेहतर हो जाए, तो ये सारी चीज़ों को हम कल डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब मसला सारा यहाँ आएगा कि आपकी ऑनलाइन जो रिमेनिंग क्लास है वो तो होगी, सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं होगी। अब जैसे मेरे ख्याल से आपकी मेरी क्लास से पहले शायद आपकी बायो होती है, मेरी क्लास से पहले आपकी बायो होती है, और मेरी क्लास के बाद शायद आपकी इंग्लिश होती है। ठीक है जी, तो जो भी है आप लोगों के पास आधा घंटा है, आए बेटा, मसला हो नहीं हो आ जाए, ठीक है, ताकि एक इंटरेक्शन हो ना। कुछ ना कुछ तो मसला होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। तो आपकी इन क्लासेस को तो आपने अटेंड करके आना है। यानी अगर फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की क्लास सबसे आखिर में अगर, तो आप जो है वो लेट भी आओगे तो कोई मसला नहीं है, मैं मौजूद हूँ। तो आप बेफिक्र होके आ जाएं, हम 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट बात करेंगे। और अगर हाँ मेरी क्लास के फौरन बाद अगर कोई क्लास है, जैसे अभी हमारी क्लास एंड होगी 6 बजे, और आपकी 6 बजे दूसरी क्लास अगर शुरू होनी है, तो मैं आपको 15-20 मिनट पहले ही फारिग कर दूंगा, ताकि आप घर जाके आराम से ऑनलाइन क्लास ले लें। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर होती है तो, और अगर मुझसे पहले अगर आपकी क्लास, तो ये तो बहुत अच्छा है। आप लेट आ जाएंगे, मैं आप लोगों को लेट मिलूंगा, वहां पे मौजूद ही होऊंगा मैं इंशाल्लाह कल। तो जो भी मसले मसाइल हो इंशाल्लाह कल उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो है वो एक फिजिकल इंटरेक्शन भी हो जाएगा भाई, कि इतने दिन से जो है वो शक्लें नहीं देखी एक दूसरे की, तो वो भी देख लेंगे। क्योंकि 8 ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तो कल इनकी मुलाकात हो जाएगी। जो मसले हों कुछ भी हों, जो नहीं आ पाएगा, जिसका कोई मसला हो, तो भाई मुझे व्हाट्सएप पे बता दें, ठीक है जी। ज़बरदस्ती नहीं है आना, बट जब मैं आ रहा हूँ तो कोशिश करें कि आप भी आ जाएं। मैं अपने लिए नहीं आ रहा, मैं आप ही के लिए आ रहा हूँ। अच्छा, मोनो क्लिनिक लिख लिया होगा, ट्राई क्लिनिक अजान हो रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप लोग लिख लें।
हाँ जी भाई, K2Cr2O7 को हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट, 5 को कहते हैं पेंटा, H2O को कहते हैं हाइड्रेट। चैप्टर 7 में आएगा अभी ये टॉपिक, अगर रिड्यूस सिलेबस में हुआ तो। अच्छा जी, क्रिस्टल सिस्टम रिड्यूस सिलेबस में है, बिल्कुल है। और मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ चैप्टर 2 के टॉपिक्स ना, मेरे पास शायद रखा हुआ है रिड्यूस सिलेबस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा जी, मैं आप लोगों को यहाँ से चला जाऊँ, ट्राई क्लिनिक वगैरह हो गया, कॉपी कर लिया ये। अच्छा जी, ये नीचे दोबारा क्रिस्टल सिस्टम है भाई, और यहाँ पे मेरी ये मुकम्मल हो गई स्लाइड्स। दोबारा यहाँ आ जाते हैं। अच्छा जी, मैं जिस कोचिंग में पढ़ाता हूँ भाई, उस कोचिंग के लिए बनाए थे मैंने ये, मैं आपके लिए यहाँ पर एक तस्वीर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देख ले भाई, ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में काइनेटिक थ्योरी, गैस लॉ हमने पढ़ लिया, जनरल गैस इक्वेशन उसके प्रॉब्लम, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन उसके प्रॉब्लम, विस्कोसिटी पढ़ लिया, सरफेस टेंशन पढ़ लिया, वेपर प्रेशर पढ़ लिया। अब मैं आऊंगा किस पे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स पे। क्यों, क्रिस्टल्स पढ़ाने थे तभी तो यहाँ पे ये करा ना, तो ये पढ़ रहे थे। अब टाइप्स ऑफ क्रिस्टल है हमारे पास, जिसमें हम पढ़ते हैं कि 4 किस्म के होते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक। तो वो 4 टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, इस साल इन्होंने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड वाली बात नहीं की है, तो इसीलिए फिर मैं उसको स्किप करता हुआ चला जाऊंगा, वरना उसका भी जो है मुझे वो क्या कर लिखवाना पड़ता, आप लोगों को डिफरेंस लिखवाना पड़ता, बट मैं फिर भी एहतियातन भेज दूंगा भाई आप लोगों को। तो यानी अब इस चैप्टर में हमारे 3 टॉपिक रहेगा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल तकरीबन 1 दिन 1.5 दिन का काम है, आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो आधे दिन का भी काम नहीं है। तो देखा जाए तो तकरीबन मजीद 1 या 2 दिन इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 2 मुकम्मल हो जाएगा, मैं चैप्टर 3 शुरू करा दूंगा। देखो चैप्टर नंबर 3 बड़ा चैप्टर है, ठीक है। आ जाओ, चैप्टर नंबर 4 भी दिखा देता हूँ मैं, रिमेनिंग भी मैं दिखा दूं, और यही फाइल मैं सेंड कर दूंगा तो आपके पास रिड्यूस सिलेबस भी आ जाएगा। तो आप लोगों की ये रिड्यूस सिलेबस की टेंशन भी खत्म कर दी मैंने। ठीक है जी, भाई एक्स्ट्रा क्लास मुझे संडे को लेनी थी, मसला ये मैनेजमेंट के मसले, कि वो एप्टीट्यूड चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उस चक्कर में टाइम ही अनाउंस नहीं हो पाया एक्स्ट्रा क्लास का, वरना मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी थी। अच्छा जी, डायपोल मोमेंट चैप्टर नंबर 4 में देखो टॉपिक कम है, 5 में भी कम है, 6, 7 और 8, ठीक है। तो भाई मेरी भी कोशिश है कि जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो, बट देखो मैं सिलेबस के पीछे नहीं भागता, मेरा मकसद होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं भी बाकी टीचरों की तरह पढ़ाने शुरू कर देता ना भाई, अभी तक चैप्टर 3 खत्म करा चुका होता। मकसद सारा मेरा ये, मेरा मकसद पढ़ाने का क्या है, मकसद पढ़ाने का ये, और आपका मकसद पढ़ने का ये होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो समझ आ रहा है, ठीक है। तो सिलेबस भगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई, मैं 1 दिन में सब कुछ ऐसे करा दूंगा, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, मैं बताऊंगा और आगे चला जाऊंगा, बताऊंगा और आगे चला जाऊंगा। मगर जब चीज क्लियर ही नहीं होगी तो फिर फायदा पढ़ने का, इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे पढ़ाता हूँ। मुझे अभी तक किसी क्लास ने ये नहीं बोला कि सर आप स्लो पढ़ा रहे हैं, अभी तक जितनी मैं जहाँ जहाँ भी पढ़ा रहा हूँ ना, वहां तक अभी तक किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि भाई सर आप स्लो पढ़ा रहे हैं। इसलिए किसी ने मुझे नहीं बोला क्योंकि मैं जो स्लो पढ़ा भी रहा हूँ ना, तो मैं आपके कॉन्सेप्ट को भी तो क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ। हाँ, अगर आप लोगों ने नहीं करना कॉन्सेप्ट क्लियर, बता दें मुझे, मैं भगा के पढ़ा दूंगा।
आप लोग डिसाइड कर लें क्या करना है, भगा के सिलेबस खत्म करना है या जो है वो, हाँ सिलेबस खत्म होगा ये मेरी गारंटी है, आपके पेपर से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ये मेरी गारंटी है। अभी भी किसी को है भाई कोई तो बताएं, सिलेबस कंप्लीट कराने की गारंटी मेरी है भाई। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस संडे को ही ली जा सकती है भाई। क्रिस्टल लैटिस बता दूं, चले भाई क्रिस्टल लैटिस दोबारा बता दूं। देखिए मैंने कल भी एक बात बताई थी, क्रिस्टल लैटिस होता क्या है कि हमने कल ये इनको Na और Cl इन लोगों को पहले अरेंज किया था और उसके बाद फिर इनको मैंने साथ में जोड़ना शुरू कर दिया था। जब मैंने इनको जोड़ना शुरू किया तो इनके जुड़ने से जब बहुत सारे यूनिट सेल मिलते हैं तो क्रिस्टल लैटिस बनता है। क्रिस्टल लैटिस क्या है कि उसके हर कोने पर कोई एटम आइन या मॉलिक्यूल लगा होता है और उसको बैलेंस करने के लिए उसका दूसरा मॉलिक्यूल लगा होता है। जैसे अगर Na है तो Na को बैलेंस करने के लिए Cl नेगेटिव, फिर Cl को बैलेंस करने के लिए Na, फिर Na को बैलेंस करने के लिए Cl, तो ये पूरी चेन चलती रहती है। जैसे यहाँ पर है, ये देख लें यहाँ पर कि Na को बैलेंस करने के लिए यहाँ Cl है, फिर Cl को नीचे बैलेंस करने के लिए Na, फिर Na को बैलेंस करने के लिए Cl, तो इसी तरह ये एक क्रिस्टल लैटिस बना लेता है। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस क्या है कि 3 डायमेंशनल नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे यूनिट सेल मिल रहे हैं आपस में, ऊपर भी लग रहा है, साइड पे भी लग रहा है और नीचे भी लग रहा है। तो तीनों साइड्स पर जब यूनिट सेल मिलेंगे आकर तो वो क्या बना लेगा, क्रिस्टल लैटिस बना लेगा। ठीक है, तो अगली क्लास में कल इंशाल्लाह कोचिंग में मुलाकात करते हैं भाई, और इंशाल्लाह कल जो है वो जो भी और भी कोई मसले मसाइल हो भाई वो भी कल मुझसे डिस्कस कर लेना, कोई मसला नहीं है, हम बैठे ही मसले डिस्कस करने के लिए। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं कोचिंग में, कल जो है वो इस मामले को डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं PDF अभी सेंड कर दूंगा, 1 मिनट भी नहीं बचा क्लास एंड हो जाएगी। अगर किसी और का कोई सवाल हो तो भाई वो मुझसे कल पूछ लें या व्हाट्सएप कर दें। ठीक है जी, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।